एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, एग्जाम इनसाइट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। ये टॉपिक आपको थोड़ा छोटा है तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजना को काफ़ी डिटेल में और बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक आपको बिहार दरोगा, कांस्टेबल, एसएससी, बीपीएससी, टीआरई हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो छूटा हुआ है। आपको नीति आयोग और पंचवर्षीय योजना से इवन आपको यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, पर यूपीएससी में थोड़े से डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि वहाँ के भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे। हाँ, अगर कहीं फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर टाइप के, तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आज हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा ना हम लोग इस स्लाइड में जो योजना अवकाश है उसके बारे में भी जान लेते हैं। योजना अवकाश से रिलेटेड आपको क्या क्या जानना है थोड़ा सा देख लीजिए कि पहला योजना अवकाश तो ये हुआ था आपको 3 साल के लिए, 1966 से 69। दूसरा आपको हुआ था 1989 से 1980 जो कि रूलिंग प्लान, और ये किससे रिलेटेड है तो गुरनार मृडल से। किससे? गुरनार मृडल से। और तीसरा जो था आपको, तीसरा हुआ था 1990 से 92 में। इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है कि जिसमें अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया था। ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपको इस स्लाइड में, वो यही है कि सबसे अधिक समृद्धि वाला जो दर था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था 7.9%, और सबसे कम जो था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का था 2.8%। जिनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस वीडियो में, वो लोग कृपया जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको देख लें। ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, तो वहाँ से हम लोग अभी नीति आयोग पे आ चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तभी यहाँ पे समझ पाइएगा। और जो लोग देख चुके हैं उस वीडियो को, उनको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 2.8% क्यों है, क्योंकि उस टाइम में चाइना से वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था और सूखा पड़ गया था। इसी वजह से इतनी कम वृद्धि हुई थी हमारी 2.8%। और लक्ष्य और प्राप्ति में सबसे कम अंतर दूसरी पंचवर्षीय योजना में थी, जो कि 4.5% से 4.2%। तो ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा समृद्धि हुई थी और तीसरी में सबसे कम हुई थी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। आगे देखते हैं नीति आयोग पे। थोड़ा सा रिमूव करके इसको देखेंगे नीति आयोग के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना आपको होती है 1 जनवरी 2015। एकदम भूलने वाला डेट नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का स्थापना दिवस कब था, मतलब डेट क्या है उसका। तो 1 जनवरी 2015 आपको कंफ्यूज करेगा 1 फरवरी या 1 मार्च या 2017, 14 ऐसे करके, तो भूलना नहीं है। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। आगे देखेंगे हम लोग कि योजना आयोग की तरह ये एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। आगे देखेंगे, यह एक नीति निर्धारित करने वाले प्रबुद्ध मंडल है, जिसका केंद्र सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देने के लिए की गई थी। और इस प्रकार की सलाह जो होती है ना, वो आपको वित्तीय भूमिका से नहीं होती है। इसका वित्तीय भूमिका में कोई रोल नहीं होता है, और इसकी संस्तुतियाँ सरकार के लिए बाध्यकारी भी नहीं होती है। ठीक है, मतलब सलाह तो दे सकता है लेकिन बाध्य नहीं है सरकार इसको मानने या नहीं मानने के लिए। और योजना आयोग के विपरीत इसके पास राज्यों का फंड आवंटित करने की वित्तीय शक्तियाँ नहीं है। इसके पास नहीं है ये वित्तीय शक्तियाँ, ये आपको केंद्र सरकार के पास आ जाती है। किसके पास? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, मतलब केंद्र सरकार के अंडर आ जाती है। नीति आयोग की संरचना से पहले ये जान लेते हैं ना कि इसके चेयरमैन कौन थे। नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो ये आपको प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो ये कौन थे? मोदी जी थे। मोदी जी द्वारा ही लाया गया था ये नीति आयोग, तो मोदी जी थे। और इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? तो वो थे आपको अरविंद पंगड़िया। फर्स्ट पूछ रहा है ना तो अरविंद पंगड़िया। और अभी करेंटली कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। कौन है? सुमन के बेरी हैं। और आपको इसके सीईओ अगर पूछता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये आपको BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग को ना थिंक टैंक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थिंक टैंक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि नीति आयोग की संरचना, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, जो कि अभी अभी मैंने बताया आपको कि चेयरमैन कौन है, तो प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष तो वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन आपको सुमन बेरी हैं।
एक पूर्णकालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक निश्चित कार्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, जिसका पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। 4 पूर्णकालीन सदस्य हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य जो चक्रीय आधार पर उपयुक्त संस्थानों से लिए जाएंगे, मतलब ये 2 बार बार बदलते रहेंगे। ऐसा है कि अंशकालीन सदस्य जो चक्रीय आधार पर उपयुक्त स्थानों से लिए जाएंगे। पदेन सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे, उनको भी प्रधानमंत्री ही उनका नाम लेंगे कि कौन रहेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष आमंत्रित सदस्य अपने प्रक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित विशेषज्ञ पेशेवर लोग इसमें सम्मिलित हैं। आवश्यकता समझे जाने पर सचिवालय नीति आयोग की शासकीय परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इस शासकीय परिषद का गवर्निंग काउंसिल ने पहले के राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थान लिया। निर्दिष्ट कार्यकाल के क्षेत्र परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान है, जो विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यकता के आधार पर बनाई जाएगी। इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी सम्मिलित होंगे। और नीति आयोग की विशेषता क्या है, तो राज्यों की पूरी भागीदारी बॉटम टू टॉप अप्रोच पर आधारित है। स्थानीय समस्या, क्षेत्रीय समस्या या राष्ट्रीय स्तर पर कैसे समाधान किया जाए, निश्चित समय अवधि में लक्ष्य को पूरा करना। जैसे यहाँ पे देखिए, अब आया आपको इंपॉर्टेंट लाइन, सब वो सब इतना खास ऐसा जानने वाला नहीं है कि देखिए यहाँ पे सब तक बिजली 2022 का है, इसका आवास है 2024, पीने का पानी आपको 2024, इंटरनेट 2025, आधारभूत संरचना 2026 और शहरों में कूड़ा कचरे की पूर्ण समाधान 2026। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, जैसे रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र। आगे है आधुनिकीकरण के लिए प्रयास, तो सुपर कंप्यूटरिंग, भारत नेट, AI मिशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, जन उन्मुख दृष्टिकोण से जनता के प्राथमिकता के अनुसार कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, सतत समावेशी विकास, MSME पर जोर देना। अब यहाँ पे देखिए कि आपको डिफरेंस दिखा रहा है कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंस था, तो कंपैरिजन किया है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ देखिए योजना आयोग और नीति आयोग, एक सेकंड इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ देखिए योजना आयोग और नीति आयोग, तो स्थापना कब है योजना आयोग की, तो यहाँ देखिए आप 15 मार्च 1950, और नीति आयोग कब है, तो 1 जनवरी 2015। क्या है, 1 जनवरी 2015। तो डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है एकदम कि आपको योजना आयोग कब है, तो 15 मार्च 1950, और नीति आयोग कब है, तो 1 जनवरी 2015 को। और ये आपको कहाँ से प्रेरित है, योजना आयोग का जो मॉडल है वो कहाँ से है, तो USSR से प्रेरित है। और ये अपना नीति आयोग स्वदेशी मॉडल है, मतलब हमारे भारत का ही मॉडल है ये स्वदेशी, और ये हमने USSR से प्रेरित होकर अपने देश में लागू किया था। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना थी, 12 पंचवर्षीय योजना, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किया है। आप वहाँ मतलब उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आगे आपको 15 वर्षीय योजना है, 15 वर्षीय योजना यहाँ पे है, मतलब 15 वर्ष का विज़न है यहाँ पे, आपको योजना उसको नहीं, यहाँ पे विज़न लिखा हुआ है। यहाँ पे 5-5 साल का था आपको मॉडल। राज्यों की सीमित भागीदारी थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको नीति आयोग में राज्यों की व्यापक भागीदारी है, गवर्निंग काउंसिल को भी शामिल किया गया है। इसमें आपको योजना आयोग में नौकरशाही अधिक प्रभावी था और एक क्लोज संस्था थी, लेकिन नीति आयोग में कोई नौकरशाही नहीं है और ओपन संस्था है। ये सबके लिए सबके विचारों को आमंत्रित किया जाता है। योजना आयोग आपको बहुत दूरदर्शी और आधुनिक संस्था नहीं थी, लेकिन नीति आयोग आपको बहुत ही आधुनिक संस्था है। योजना आयोग में नवाचारों एवं तकनीकी विस्तार को बहुत महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन आपको नीति आयोग में इसमें नवाचारों एवं तकनीक को विस्तार दिया गया है। इसका योजनाओं को पूरा करने का तय सीमा नहीं थी कोई, पंचवर्षीय योजना तो थी, लेकिन योजनाओं को पूरा करने का ना कोई तय सीमा नहीं था योजना आयोग में। और यहाँ पे योजनाओं को पूरा करने का तय सीमा है, जैसे आवास, पानी, गैस, बिजली, हमने देखा ना अभी कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या है। और इसमें आत्मनिर्भरता नहीं थी योजना आयोग में, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको नीति आयोग में इसमें दृष्टिकोण बॉटम टू टॉप है। क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे आत्मनिर्भरता का मुख्य लक्ष्य है और यहाँ पे नहीं था योजना आयोग में। और यहाँ आपको योजना आयोग में टॉप टू बॉटम था, मतलब टॉप टू बॉटम का दृष्टिकोण था, और नीति आयोग में बॉटम टू टॉप का दृष्टिकोण है। योजना आयोग में दृष्टिकोण समावेशी विकास का नहीं था, लेकिन नीति आयोग में आपको है सतत विकास और हरित विकास का। योजना आयोग आपको प्रो पीपुल नहीं थी, लेकिन नीति आयोग प्रो पीपुल है। योजना आयोग भारतीय समस्या का रूसी समाधान था, USSR से हमने लिया था तो रूसी समाधान था ये, लेकिन जो है ना आपका नीति आयोग ये भारतीय समस्या का भारतीय समाधान है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उससे पहले थोड़ा सा और नॉलेज ले लेंगे कि नीति आयोग ना कौन कौन से इंडेक्स मतलब जारी करती है।
ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको कि ये इंडेक्स कौन से मतलब कौन जारी करता है ऐसे करके। तो नीति आयोग आपको जो सबसे मेन है वो है आपको SDG इंडेक्स, अगर यहाँ पे लिख सकते हैं तो ऐसे करके लिख लीजिए कि SDG इंडेक्स नीति आयोग जारी करती है आपको। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ये आपको नीति आयोग जारी करती है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। स्टेट का जो हेल्थ होता है वो भी आपको यही जारी करती है। इंडिया इनोवेशन नीति आयोग जारी करती है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये भी आपको नीति आयोग जारी करती है। और एक आपको स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, तो ये भी आपको नीति आयोग जारी करती है। और एक और है शायद आपको, नहीं शायद इतना ही है। तो आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं इतने पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।